मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप लोग करंट अफेयर्स 2023 और मैंने कहा संपूर्ण निचोड़ पार्ट 3 पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आपको। और मैं आपको आज ऐसे ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वहीं अपनी जो आपका प्लेटफॉर्म है आपके पढ़ाई की पंचायत, वहीं पे ले चलूंगा मैं आपको, और वहीं पे मैं बात करूंगा आपसे ऐसे पहलुओं पर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज बताऊंगा कि R5 के नाम से कौन कौन से देश जाने जाते हैं, शायद आपके माइंड में नहीं होगा। मैं बताऊंगा आपको सूर्यांशु क्यों चर्चा में अभी हाल ही में, और मैं आपको बताऊंगा इस बात को कि ऑपरेशन जो समुद्र सेतु है उसका संबंध किससे है। और मैं आपको बताऊंगा अभी आपके कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ जो सुपर C-130 हरक्यूलिस विमान है वो क्यों चर्चा में रहा है, और मैं आपको आज वहां भी ले चलूंगा आप ऐसे पहलू पर। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर जो करंट अफेयर से जुड़े हुए पहलू हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं और जो बार बार एग्जाम पूछे जा रहे हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो आप लोग सब लोग अंत तक इस वीडियो बने रहेंगे और जितनी बातों को मैं लिखा रहा हूं आपको उन सभी बातों को नोट डाउन करते जाएंगे। और ये सब ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आनी है। मैं आपको बताऊंगा आपको, मैं इस पढ़ाई की पंचायत में जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं, इस पार्ट 3 में करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज है, उसमें बात करूंगा मैं आपसे। सबसे पहले कुछ ऑपरेशन बात करूंगा, कुछ अभियानों बात करूंगा आपसे। कुछ मैंने आपके लिए ऐसे अभियान निकाले हैं, जैसे उन अभियानों में एक अभियान है ऑपरेशन कावेरी, ये दिखाई दे रहा हो आप लोग। ऑपरेशन कावेरी का संबंध वर्ष 2023 से, ये ज्यादातर विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन इसके दौरान भारत सरकार ने जो 2 अपने C-130 हरक्यूलिस विमान इस्तेमाल में किए। क्या आप जानते हैं कि C-130 हरक्यूलिस विमान है वो कहां से लिए गए? ये मैं आपको यहाँ अतिरिक्त नॉलेज के तौर पर बता रहा हूं आपको। ये हरक्यूलिस विमान हमने यूएसए से परचेज की। कहां से खरीदे आपके? ये हमने यूएसए से लिए आपके ये विमान आपके। और ये ऐसे दुर्गम स्थानों पर जाने में सक्षम हो पाते हैं आपके। और अभी हाल के दिनों में इन्होंने ऐसे अभियान किए जिनकी वजह से हरक्यूलिस ने अपना लोहा मनवाया है। और इस क्रम में C-130 हरक्यूलिस विमान और INS जो सुमेधा, हमारा जो आपके नौसेना का एक बहुत बड़ा जो आपको आपका बड़ी संख्या में लोगों को ले जाने वाला एक हमारा जहाज है पानी का, तो INS सुमेधा और हरक्यूलिस विमान ने मिलकर के और सूडान में फंसे भारतीयों को जो वहां से निकाला है, वो काबिले तारीफ काम था आपका। और इसको नाम है इसका ऑपरेशन कावेरी। तो आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे ऑपरेशन कावेरी का संबंध है सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत पहुंचाने से। ये वही संकट का दौर था, सूडान में संकट चल रहा था, आप सब जानते होंगे। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो वहां पर आपका जो वहां की मेन आर्मी है, उन दोनों के मध्य जो गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, सत्ता को लेकर के सत्ता संघर्ष चल रहा है। और सूडान से भारत सरकार ने सफलतापूर्वक अपने भारतीय लोगों को निकाला वहां से। आप जानते होंगे इस दौरान भारत सरकार ने जो अभियान चलाया उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी, इसको रट लेंगे यहां से। इस क्रम में दूसरा मैं ऑपरेशन बताऊंगा आपको, ऑपरेशन गंगा। ये बड़ा पॉपुलर रहा है, आप जानते होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध जिस समय आरंभ हुआ 24 फरवरी 2022 को, इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि 24 फरवरी 2023 को अभी, और अगले वर्ष 24 फरवरी 2024 को शायद 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे इसके। 2 वर्ष पूरे हो ही जाएंगे आपके, क्योंकि अभी संभावना नहीं है ये युद्ध शांत होने वाला है। जैसे ही रूस और यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ तो जितने भारतीय छात्र या भारतीय लोग जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार ने जो पहल की उसे हमारे ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना जाता है। ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको पढ़ाया है, ऑनलाइन पर भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है सूडान में फंसे हुए भारतीयों को बाहर लाने से, और जो ऑपरेशन गंगा है इसका संबंध है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत में सुरक्षित लाने से है। इस क्रम में मैं आपको जो और कुछ महत्वपूर्ण अभियान है वहां ले जाऊंगा आपके। एक अभियान मैंने आपके लिए निकाला है ऑपरेशन देवी शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इस देवी शक्ति का संबंध है जब तालिबानी सत्ता ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, तालिबान के लोगों ने, तो तालिबानी सत्ता आने के बाद में अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें भारत में सुरक्षित लाया गया, उसका संबंध है ऑपरेशन देवी शक्ति से। और ये अभियान 2021 में चलाया गया है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है आपके 2023 का अभियान लिखा है, ऑपरेशन आपके कावेरी लिखा है। ये 2022 का अभियान है ऑपरेशन गंगा, क्रम से बनाया है। और 2021 का हमारा जो अभियान है इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने से ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक और अभियान बनाया है आपके, ये सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
ऑपरेशन वंदे भारत, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और ये अप्रैल 2021 में, मैंने डेट भी लिखी है इसकी, क्योंकि 30 अप्रैल की डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अभियान था उसके तुरंत बाद ये अभियान चलाया गया था। यहीं पर ये कोरोना महामारी, आप जानते होंगे कोरोना महामारी के दौरान व्यापक पैमाने पर जो भारतीय जो विदेश में फंस गए थे उन भारतीय नागरिकों की जो सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई है, उसके अंदर इसका नाम है ऑपरेशन वंदे भारत। यानी क्वेश्चन अगर आएगा कि ऑपरेशन वंदे भारत का संबंध काय से, तो आप बताएंगे कोरोना महामारी के दौरान जो भारतीय समुदाय के लोग या भारतीय लोग जो विदेशों में फंस गए उन भारतीयों को सुरक्षित तरीके से स्वदेश वापसी कराई हमने, उसका नाम है आपके ऑपरेशन वंदे भारत। यानी कि कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को, और आपको ये संख्या जान के हैरानी होगी, इस दौरान 60 लाख भारतीयों को सुरक्षित इस ऑपरेशन वंदे भारत के माध्यम से लाया गया आपके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 60 लाख भारतीय हमने जो एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजे आपके, नाम है ऑपरेशन वंदे भारत आपके। इस क्रम में आपके दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए वो ये है, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपके, ऑपरेशन समुद्र सेतु का जो संबंध है, मैंने अभी पूछा आपसे, इस ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध है आपके जो कोरोना महामारी के दौरान जो बाहर फंसे हुए लोग थे आपके, इस दौरान हमने यहां से ये कोरोना महामारी के दौरान आपके जो भारतीय फंसे हुए हैं उन भारतीयों को नौसैनिक अभियान के द्वारा और आपके कुछ विदेशी लोगों को निकाला गया। यहां पर आप देख रहे होंगे 3992 लोग हैं ये वाले, इन भारतीयों को समुद्र के रास्ते से लाया गया है, नाम रखा गया था इसका ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम रखा गया। ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा आंकड़ा है आपके, क्योंकि इस आंकड़े के दौरान हमारे यहाँ पर ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है ये चूंकि मई 2020 में चलाया गया आपके, और इसके माध्यम से जो कोरोना महामारी के दौरान जो बाहर फंसे हुए लोग थे, नौसेना ने हमारे भारतीयों को सुरक्षित निकाला और ये अभियान 55 दिन चला है। कितने दिन चला है? ये 55 दिन अभियान चला है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बड़ा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर स्थान है आपके ऑपरेशन समुद्र सेतु का। इस क्रम में आपके लिए मैंने एक और अभियान बनाया है, ऑपरेशन मैत्री। ये 2015 में चलाया गया अभियान है, यहाँ पे लिखा है मैंने ऑपरेशन मैत्री का, ये 2015 में। और ऑपरेशन मैत्री का संबंध है जो नेपाल में जो भूकंप आया है, कहाँ आया है? जो नेपाल में भूकंप आया है, इस भूकंप के दौरान जिन लोगों को हमारे यहाँ लाया गया सुरक्षित तरीके से भारत में, इसके अलावा करीब 5000 से अधिक भारतीय भारत लाए गए। लेकिन इसके साथ जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इस दौरान भारत की सेना ने और भारतीय एयरफोर्स ने जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी के लगभग 170 विदेशी जो थे उन्हें भारत लाया सुरक्षित तरीके से। ये बड़ी बात है, उनके स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाया। हमारे भारतीय तो आए प्लस जो विदेशी नागरिक थे उनको भी उनके स्थानों पर, निजी स्थानों पर सुरक्षित तरीके से पहुंचाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्ट है, यहाँ पर ये ऑपरेशन राहत। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं। ऑपरेशन राहत क्या है तो आप बताएंगे। ऑपरेशन राहत में 2015 में चलाया गया, लेकिन किसके लिए? यमन में जो फंसे हुए भारतीय हैं, यानी कि ऑपरेशन जो मैत्री है वो नेपाल में जो भूकंप के दौरान फंस गए थे लोग, उन्हें लाया गया है। ले ऑपरेशन राहत चूंकि यमन में गृह युद्ध चल रहा था, एक लंबे समय से वहां पर गृह युद्ध रहा है, ये आप देखें यहाँ पर। इस गृह युद्ध के दौरान जो आपके भारतीय हैं लगभग 4640 यानी कि 4640 भारतीयों को जो सुरक्षित तरीके से भारत लाया गया है, और लगभग 41 देशों के 960 विदेशी भी भारतीय लाए गए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आंकड़ा है आपके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कहूंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, वो पार्ट ये आपके ये वाला ऑपरेशन जो सेफ होमकमिंग है, ये 2011 में चलाया गया यहाँ पर, वर्ष 2011 में ऑपरेशन सेफ होमकमिंग। आपके ये लीबिया में जो फंसे हुए लोग हैं लीबिया में, उन लोगों को, लीबिया में ऐसे लोगों को जो भारत सुरक्षित लाया गया आपके, इस दौरान करीब 15,400 जो भारतीय थे उन्हें सुरक्षित तरीके से भारत लाया गया। इसका नाम है ऑपरेशन सेफ होमकमिंग, जो 2011 में चलाया गया। मैंने आपको इस क्रम में सारे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन कराए। इनमें ऑपरेशन वंदे भारत बहुत तगड़ा अभियान था कोरोना महामारी के दौरान, जिसमें 60 लाख लोगों को यहां से वहां पहुंचाया गया, आपके उनके निज स्थानों पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ी बात थी जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके ऑपरेशन वंदे भारत, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। और ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान में फंसे भारतीयों से है,
और ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने से, अपने स्वदेश वापसी से। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक दूसरा पार्ट बनाया है जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके, और उस पार्ट को मैं आपको लेके चलूंगा आपके। भारत बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कैसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। यानी कि यहां पर जो विदेश, जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा, ये रिपोर्ट यूएनओ की रिपोर्ट है, यूएनओ की एजेंसी है, यूएनएफपीए, क्या नाम है, यूएनएफपीए, इसकी रिपोर्ट है, और इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनओ की एजेंसी है। इसने अभी हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चौंकाने वाले भी हैं। और उन आंकड़ों के अनुसार जो रिपोर्ट जिसके अंदर जारी किया, उसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसके अंतर्गत भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक हो गई है, और इसके अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़, यानी कि मैं कह दूं इसको कि लगभग ये आबादी भारत की, अगर मैं ये कह दूं कि ये आबादी लगभग 143 सीआर हो गई है, करोड़ हो गई है, तो मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे, क्योंकि ये आबादी लगभग 143 करोड़ हो चुकी है आपके। तो एग्जैक्ट आंकड़े 142.86 करोड़ के हैं, जिसे आप 143 करोड़ भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रम में चीन है, वो चीन दूसरे स्थान पर हो गया है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन में हम, जो अभी रिपोर्ट आई द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसके अनुसार हम लोग पहले स्थान पर हो गए हैं, और इस क्रम में चीन का दूसरा स्थान हो गया आपके यहां से। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा कि लगभग 68% जो आयु वर्ग के लोग हैं वो 15 से 64 वर्ष के हैं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में, और जो लगभग 7% आबादी है वो 65 वर्ष से ऊपर के लोगों की। यानी कि भारत में जो 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं उनकी आबादी भारत में 68% है। हालांकि ये एक अच्छा साइन है, एक शुभ संकेत भी है, क्योंकि भारत में युवाओं की एक बड़ी तादाद है। लेकिन जो 7% लोग हैं लगभग, ये 65 वर्ष से ऊपर है, कम संख्या में, जो कि चीन में इसके उल्टे हालात हैं, वहां वृद्धों की एक बड़ी संख्या है। भारत में एक उद्यमशील युवा वर्ग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी भारत की उद्यमता में, भारत की इंडस्ट्री ने इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा युवा वर्ग आपके। और अगर भारत का युवा वर्ग अगर उद्योगों में बड़ी भूमिका निभाता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहां से इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको कि जो जीवन प्रत्याशा, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ये एक बहुत बड़ा मामला है आपके। जीवन प्रत्याशा दर ऐसा माना जाता है उन राष्ट्रों की ज्यादा बेहतर मानी जाती है जहां की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। मैं बताऊंगा इस क्रम में जीवन प्रत्याशा के मामले में चीन में जो आयु दर है वो पुरुषों की 76 साल है और महिलाओं की यहाँ 82 वर्ष है। यानी पुरुषों की जो जीवन जीने की दर है वो 76 साल है, 76 ईयर, और जो स्त्रियों की दर है वो 82। इस क्रम में भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो पुरुषों की 71 वर्ष है और महिलाओं की 74 वर्ष है। यानी कि पुरुषों की जो आयु सीमा दर है वो ऑन एवरेज 71 वर्ष 71 ईयर्स है, और जो महिलाओं की वो 74 ईयर्स है, जो काफी चौंकाने वाली है आपके। ये ठीक भी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, उन सुधारों के चलते भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, यानी कि जो जीवन जीने की दर है, जीवन प्रत्याशा की दर है, उसमें दिनों दिन वृद्धि हुई है। एक शुभ संकेत है। इस क्रम में अगर मैं कहूं कि दुनिया की जो आबादी है वो लगभग 8 अरब हो गई है, तो 8 अरब की आबादी में भारत और चीन दोनों की आबादी मिला दी जाए तो लगभग दोनों की आबादी को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये लगभग 3 अरब 3.5 अरब आराम से हो जाएगी आपके, क्योंकि भारत की अकेले आबादी अभी इस समय आपके 142.86 करोड़ है आपके। तो इस क्रम में लगभग 3.5 करोड़ के 3.5 अरब के आसपास दोनों राष्ट्रों में आबादी है। जो यूएनओ का अनुमान है यहाँ पर, इस अनुमान के अनुसार यानी भारत में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे जन्म ले रहे हैं। जो रिपोर्ट आई अभी, यानी 2.5 करोड़ बच्चे हर साल भारत में जन्म ले रहे हैं आपके। और इस क्रम में 2050 तक एक अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक भारत की जो आबादी है यानी टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 166 करोड़ यानी कि 166 करोड़ हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत का एरिया उतना ही है जितना भारत का एरिया आजादी के बाद था, और अभी भी उतना एरिया है। अभी पूरे विश्व समुदाय में भारत की जो आबादी का रेशियो है वो 2.42, जो एरिया हमारे पास है या क्षेत्रफल जो है
वो 2.42% है, इतना एरिया है। यानी कुल वर्ल्ड का अगर कुल क्षेत्रफल 100% मान लिया जाए तो उस 100% क्षेत्रफल में भारत का जो रेशियो है वो लगभग 2.5% भी नहीं है, 2.5 से कम ही है। लेकिन जो जनसंख्या का रेशियो वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इससे हमारे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। मैं आपको एक बात बहुत जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जरूरी है, वो एग्जाम पूछा जाएगा कि आखिर भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या कारण क्या है। तो आप बिल्कुल तुरंत एक ही उत्तर मारेंगे कि इस जनसंख्या वृद्धि दर का सबसे बड़ा कारण है मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। यानी कि हमारे यहाँ जो डेथ रेशियो है, जो मृत्यु दर है, उसमें बड़ी पैमाने पर गिरावट आई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ स्वास्थ्यगत सेवाओं में सुधार होना। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें इतना तगड़ा सुधार हुआ है, इसके चलते हमारे यहाँ मृत्यु दर में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में बड़ी तगड़ी वृद्धि हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर शेयर करूंगा। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का क्वेश्चन आएगा, पहली जनगणना किस वर्ष हुई है, तो आप बताएंगे 1951 में हुई है स्वतंत्र भारत, यानी कि 1947 में भारत आजाद हुआ। इस तरह में भारत की पहली जनगणना कब हो रही है, सेंसस कहते हैं हम लोग, 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई। तो इस क्रम में आपके एक क्वेश्चन आएगा कि उस समय भारत की जो आबादी कितनी है, वो लगभग 36 करोड़ है। यानी आप बताएंगे 1951 में भारत की आबादी कितनी है, उस समय आपके 51 में 36 करोड़ है। और अभी मैं कह दूं आपको कितनी है, तो वो आबादी आपके अगर जनसंख्या के नए आंकड़े आएंगे तो आए दिन हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं मेरे 140 करोड़ देशवासियों, उसके अनुसार मैं कह दूं तो लगभग 100 करोड़ की वृद्धि हो गई है, लगभग ऐसा आप कह सकते हैं यहाँ पर इन 70-75 वर्षों में आपके। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, 2011 में जो जनगणना हुई है वो 2011 की जनगणना यहाँ पर लगभग 120 करोड़ यहाँ पे हुई हमारे यहाँ पर। और जो ये कौन सी जनगणना है, वो 15वीं जनगणना थी आपकी, यानी कि 2021 में जो आंकड़े अभी आएंगे, अभी आए नहीं है, वो देश की 16वीं जनगणना होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 16वीं होगी। 2021 में जो 2021 के जो आंकड़े आएंगे, अभी आंकड़े आए नहीं है, जिस दिन वो आंकड़े आएंगे तो वो 16वीं जनगणना होगी। फिलहाल हम 2011 की जनगणना से काम चला रहे हैं और वही आंकड़े हमारे यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं हल्का बताऊंगा आपके, हमारे यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सरकार ने जो जनसंख्या स्थिरीकरण वर्ष यानी कि पॉपुलेशन फिक्सेशन जो ईयर घोषित किया है वो 2070 है, यानी कि 2070 तक ये वृद्धि चल रही है आपके। इसके बाद हम लोग स्थिर करने के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। फिलहाल ये जनसंख्या जो स्थिरीकरण वर्ष है, स्थिरीकरण माने स्थिर दर वाला है, वो 2070 है, इसको आप रट लेंगे। और मैं कहूंगा इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है 2070 वाला। जो भारत में पहली जनगणना हुई है वो 1872 में हुई है और उस समय भारत का हेड कौन था, वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड मेयो भारत के उस समय वायसराय थे। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। लेकिन इस क्रम में देश में जो वास्तविक जनगणना है पहली बार, वो किस वर्ष हो रही है देख लेंगे आप लोग। पहली वास्तविक वो 1881 में हुई है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे और उदार वायसराय थे। मैं अगली जब इतिहास की चर्चा करूंगा आप लोगों से, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जीएस वाले पार्ट में, तो लॉर्ड रिपन पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक पर, डलहौजी पर, कैनिंग पर, कुछ ऐसे वायसराय जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, आपका कॉर्नवालिस हैं, ये कुछ ऐसे 10-12 गवर्नर वायसराय वगैरह रहे हैं। इन पर मैं एक बेहतर चर्चा करूंगा आपसे, इनके बारे में इतिहास वाले जब पन्नों से चर्चा करूंगा आपके। फिलहाल लॉर्ड रिपन को एक उदार वायसराय माना गया और इन्हीं कार्यकाल में पहली बार वास्तविक जनगणना हुई, जिसे देश की पहली वैज्ञानिक जनगणना भी कहते हैं। और उसके बाद निरंतर ये जनगणना प्रति 10 वर्ष पर हो रही है आपके। और हमारे यहाँ अब तक 15 जनगणना हो चुकी है आपके, 1872 से लेकर 2011 तक, यहाँ तक अब हो चुकी है आपके। 21 वाली जनगणना 2000 वो मानी जाएगी 16वीं। भारत में 1921 वर्ष 1921 से महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवीजन ईयर, भारत में महान विभाजक वर्ष कहते हैं क्योंकि ये एकमात्र वर्ष है जब उस दौरान दशक में जनसंख्या वृद्धि के स्थान पर जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। और उसके पीछे बड़ा कारण यह था कि उस समय महामारी के चलते, बीमारी के चलते जितने लोग पैदा हुए उससे ज्यादा कहीं लोग मरे। इसके चलते उस दशक में वृद्धि होने के स्थान पर गिरावट देखने को मिली। तो आप कर देंगे भारत में महान विभाजक वर्ष कौन सा ईयर कहलाता है, तो आप बताएंगे ग्रेट डिवीजन ईयर है, उसे कहेंगे 1921। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। बल्कि मैं एक बार और लिख रहा हूं आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 2 चरणों में चर्चा की, कुछ अभियानों पर, ऑपरेशन पर, जैसे ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा,
ऑपरेशन वंदे भारत, भारत में जो लोग भटके हुए थे उस समय कोरोना के दौरान वंदे भारत में उन लोगों को स्वदेश घर पे अपने घर भेजा गया आपके। और जो मैंने बताया कावेरी और आपके गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैंने अभी इस क्रम में बताया है जो यूएनओ की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर हो गई है। इस चरण में मैं आपको अपना जो मैंने अपने तीसरा टॉपिक तैयार किया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे पूछा अभी कि R5 के नाम से किन देशों को जाना जाता है। आप रिसर्च करते रहिए और तब तक ढूंढते रहिए। मैं आपको अभी अगले कुछ सेकंड में बताऊंगा कि R5 क्या है। आपने RRR ट्रिपल आर मूवी देखी होगी, पर मैंने बताया R5 ये भी एक मूवी जैसी है आपके, और मैं आपको बताऊंगा अभी R5 क्या है। मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से न्यू डेवलपमेंट बैंक पर। आपके माइंड में आ गया होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक कोई मामूली बैंक नहीं है, ये एक ऐसी बैंक है, इसका नाम है नया, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक माने नया विकास बैंक आपके बना हुआ। ये ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं इसको संक्षिप्त में ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित किया गया था आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आएगा इसमें एनडीबी में कितने राष्ट्र वर्तमान में, तो आप बताएं। इसमें वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या 9 है, 9 हो गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण कर लेंगे। यहां से 9 राष्ट्र इसमें है वर्तमान में, ये रहे 9 राष्ट्र है यहां से। अब प्रश्न ये है अभी हाल ही में 2023 में कौन सा 9वां राष्ट्र जुड़ा है। तो आप जानते होंगे इस बार 26 जनवरी पर हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट थे वो अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, कोई पहली बार मिस्र का राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बना। और उसी समय 26 जनवरी घोषणा कर दी गई थी कि वो उन्होंने घोषणा की वहीं पर 26 जनवरी पर कि मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का मैं 9वां सदस्य राष्ट्र बनूंगा, नया राष्ट्र बनने जा रहा हूं और इस बैंक से, इस नए परिवार से मैं जुड़ रहा हूं। और फाइनली उनको मार्च में जोड़ा गया, लेकिन घोषणा उन्होंने वहीं पर कर दी आपके। तो आप बताएं यहां पर ये 22 मार्च 2023 को मिस्र इस बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र बना। मैंने आपको यहां लिख दिया है 9वां सदस्य राष्ट्र बना है। और मैं आपकी जानकारी बता दूं सितंबर यहां पर 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, ये 3 राष्ट्र जुड़े थे। बांग्लादेश, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे, ये उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का राष्ट्र है, बांग्लादेश एशिया का राष्ट्र है और यूएई भी एशिया का राष्ट्र है। ये महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों के जुड़ने से, क्योंकि ब्रिक्स में पहले से ही 5 राष्ट्र हैं, तो 5 राष्ट्र, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि मैं कह सकता हूं 5 राष्ट्र पहले से जो फाउंडर राष्ट्र हैं, 5 और में 4 राष्ट्र और जोड़ दिए गए, तो वर्तमान में की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई संख्या आपके, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से यानी 9 राष्ट्र इसमें कुल हो गए आपके। तो यहां बताएंगे ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है, थोड़ा इतिहास के पन्नों से। अभी तो आएगा एनडीबी में कौन राष्ट्र शामिल हुआ है, तो मिस्र बताएंगे, यानी इजिप्ट शामिल हुआ है। देखिए इसकी स्थापना कब हो रही है? 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई 2014 को जो संस्थापक राष्ट्र है इसके वो ब्रिक्स राष्ट्र हैं, यानी 5 राष्ट्र हैं। ब्रिक्स में 5 राष्ट्र शामिल हैं, मैंने अभी लिखा है, उनके नाम भी बताऊंगा आपको अब यहां से। और वो 5 राष्ट्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्न अगर आएगा कि एनडीबी का मुख्यालय कहां है, एनडीबी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है, तो आप बताएंगे इसका हेडक्वार्टर संघाई में, जो कि चीन का शहर है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इसका मुख्यालय भारत में बनाने के लिए बहुत तगड़ी पहल की जा रही थी कि भारत में इसका मुख्यालय बने, लेकिन चूंकि भारत का आर्थिक योगदान इसमें चीन से काफी कम है, इसीलिए भारत मुख्यालय बनाने में कामयाब नहीं हो सका अपने यहां पर। लेकिन पहले जो इसके अध्यक्ष हैं केवी कामत हमारे, वो यहां पर 6 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे एनडीबी के। ये भारत के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी आपके यहां पर। लेकिन फिलहाल एनडीबी के जो अध्यक्ष है वो मार्कोस प्राडो इसके अध्यक्ष हैं। इसको थोड़ा याद कर लेंगे आप लोग। यहां से मैं थोड़ा सा ब्रिक्स के इतिहास के बारे में आपको हल्का बता दूं। जो ब्रिक्स है वो इधर ये 5 राष्ट्रों का एक समूह है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर यहां पर रूस है, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका, यानी कि बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यद्यपि शुरू में 4 राष्ट्र थे इसमें, लेकिन वर्ष 2010 तक आते आते दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। आप जानते होंगे इस ब्रिक्स की स्थापना 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग शहर में हुई। रूस के येकाटेरिनबर्ग शहर में हुई, रूस के येकाटेरिनबर्ग शहर में हुई 2009 में, और 2010 में इसमें शामिल हुआ। ये थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के बाद बताता हूं। जो मैंने कहा अभी R5 क्या है, अभी मैंने कहा से कि आखिर R5, आपने ट्रिपल आर मूवी देखी है, लेकिन ये R5 है। क्या है ये?
ये R5 है। तो मैं आपकी जानकारी बताऊंगा, R5 का मतलब है यहाँ पर ब्राजील की जो मुद्रा है वो रियाल है, जो रूस की मुद्रा है वो रूबल है, जो इंडिया की मुद्रा है वो रुपया है, जो चीन की मुद्रा है वो रेनबी है, और जो दक्षिण अफ्रीका मुद्रा है वो रैंड है। इस रेनबी को रेनमिनबी, इस रेनबी को रेनमिनबी, ये रहा मैं लिख दिया यहाँ पर, रेनमिनबी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में रेनमिनबी भी कहते हैं, या शॉर्ट में इसको रेनबी भी कहते हैं। जो आपको याद करना है ट्रिपल बार है, यानी ये आर मतलब रियाल, आर मतलब रूबल, आर मतलब रुपया, आर मतलब रेनबी या रेनमिनबी, और आर मतलब रेंड। इन्हें हम इन्हें हम R5 कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये पांचों राष्ट्र हमारे R5 हैं। इनको आप याद कर लेंगे और इनको आप रट लेंगे, क्योंकि पेपर में कई बार एक नया क्वेश्चन आ सकता है कि R5 के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया यहाँ पर ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन पांचों राष्ट्रों की मुद्रा का नाम है, और जो पहला अक्षर है वो आर से ही शुरू होता है, इसलिए इन्हें R5 के नाम से भी जाना जाता है। आर कंट्री भी इन्हें कहते हैं आपके, आप देख लीजिएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स की जो स्थापना अभी भी मैंने चर्चा की आपसे, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई है, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और मैं आपको इसी चर्चा कर रहा था आपके 2009 में इसकी स्थापना हुई। वर्ष 2009 में कहां हुई? रूस के येकाटेरिनबर्ग शहर में। रूस के नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, येकाटेरिनबर्ग शहर में, और उसके उस समय 4 फाउंडर राष्ट्र थे। ब्राजील था, रूस था, इंडिया था और चाइना था। 4 राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। इसका अभी हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से, कि अभी इस वर्ष इसका 15वां जो सालाना सम्मेलन है वो कहां हो रहा है? तो आप बताएंगे जोहानसबर्ग शहर में। जोहानसबर्ग ये कहां पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में। आप कहेंगे ये अभी हो रहा है लेटेस्ट 22-24 अगस्त, यानी कि मैं आज आपसे बात जो कर रहा हूं आज 22 अगस्त ही है आज आपके, और 22 अगस्त को मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। और वर्ष 2023 में, यानी कि इसका जो सम्मेलन है वो 22 से लेकर 24 अगस्त तक चलेगा आपके। ये रूस, ये दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा शहर है, इसे जोहानसबर्ग भी कहते हैं, यहां पर हो रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया अभी क्या के बारे में, एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप याद कर लेंगे एनडीबी में शामिल होने वाला अभी हाल ही में कौन सा राष्ट्र है? मिस्र है, जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार 9 राष्ट्र हो गए एनडीबी में, जबकि ब्रिक्स राष्ट्रों की संख्या 5 है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और उसको R5 के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बता दिया। इस क्रम में आपको थोड़ा सा मैं आपको अगले चरण में ले जाऊंगा, आपको जो बहुत ज्यादा इस समय चर्चाओं में क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने बताया आपका ये वाला। इस क्वेश्चन को मैंने बताया रैपिड एक्स क्या है, एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, रैपिड एक्स क्या है? तो आप बताएंगे ये भारत की पहली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड एक रीजनल क्षेत्रीय एक रेल सर्विस है ये वाली। आप बताएंगे भारत की पहली सेमी हाई, भारत की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहां से, यानी भारत की पहली सेमी हाई रीजनल रेल सर्विस है, इसको रैपिड एक्स नाम दिया। क्या नाम दिया गया है? रैपिड एक्स नाम दिया गया। पेपर में आएगा रैपिड एक्स क्या है, तो आप बताएंगे रैपिड एक्स भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। और इस रेल सर्विस को किसने शुरू किया है? तो आप बताएंगे यहां पर इसको शुरू करने वाली जो संस्था है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है दिल्ली का, उसने इसको शुरू किया है। और ये जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, जो क्षेत्रीय ट्रेन है रीजनल, ये दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत के साथ ये एनसीआर से जोड़ेगी, जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इसका नाम है रैपिड एक्स नाम है, और उसकी जो गति है वो गति है इसकी 182 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से मैंने आपके साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा साझा करी है। इसके बाद मैं आपके लिए, मैंने बताया है पहले भी कि मैं आपके लिए पैट के लिए एक विशेष तैयारी कर रहा हूं। पैट के लिए जो मॉक टेस्ट बना रहा हूं, पिछले सालों में क्वेश्चन आए उन पर चर्चा करते हुए मैं पैट के वही क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, उन पर चर्चा करूंगा। इनको आप उतार लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां से। और मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी के पे कार्य किया, उस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो आप लोग फिलहाल, मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो उसका उत्तर है वो कोल्लम जिला है। कोल्लम कहां पर है? केरल में। कौन सा जिला है वो? कोल्लम। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला ये केरल में है। क्या नाम है उसका? कोल्लम नाम है उसको। इसको आप रट लेंगे। और मैं आपको इसके अलावा कई सारे जो प्रश्न हैं
वो बहुत एग्जाम में हमारे यहाँ चर्चा में रहते हैं आपके, और अक्सर हमसे पूछे जाते हैं आपके, उनको आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। और कई सारे मामलों में जो अभी G20 की मीटिंग होने वाली है उस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो इस पूरी घटनाक्रम को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज्यादा ज्यादा लोगों को भेजेंगे। इस वीडियो पर आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, उन लोगों का जरूर ध्यान रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।